अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग फ्राम नीलम वैली। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज है जी 28 मार्च और जुम्मे का दिन है, 27 रमज़ानुल मुबारक है। और मैं जिस जगह पे खड़ा हूँ ये है वादी नीलम का गांव चिल्हाना। मतलब ये जिस साइड पे मैं खड़ा हूँ ये चिल्हाना है, आज़ाद कश्मीर जो पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर है। जबकि मेरे पीछे आपको ये जो गांव नज़र आ रहा है ये है तितवाल जो कि इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर है। और मेरे पीछे आपको एक ये ब्रिज भी नज़र आ रहा होगा नीचे, ये कहलाता है जी चिल्हाना तितवाल क्रॉसिंग पॉइंट। मेरी मालूमात के मुताबिक किसी ज़माने में यहाँ से वीज़ा के थ्रू जो है क्रॉसिंग भी होती थी जो कि अब बंद है। आज के इस व्लॉग का जो मकसद है वो आपको मालूमात देना है कि वो लोग जो ईद उल फितर पे वादी नीलम आने का प्रोग्राम बना रहे हैं या ईद उल फितर के बाद भी अगर आप आना चाहते हैं तो आपके लिए इस व्लॉग में इंशाल्लाह बहुत सारी मालूमात होंगी। यहाँ से मैं अपने व्लॉग का स्टार्ट कर रहा हूँ और आज के दिन मैं केल तक जाऊँगा जो यहाँ से तकरीबन 115 किलोमीटर है। और मुझे जाते जाते कोई 3-4 घंटे लगेंगे, वैसे तो 2-2.5 घंटे का रास्ता है। मैंने चूँकि व्लॉग भी बनाना होता है तो मुझे थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा। मुजफ्फराबाद से इस साइड से मैं आया हूँ। मुजफ्फराबाद से ये जगह तकरीबन 40 किलोमीटर के फासले पे है। कल रात 12 बजे मैं मुजफ्फराबाद पहुँचा था जलालपुर जट्टा से ट्रैवल करके। तो वहाँ पे मैंने स्टे किया, रात को अच्छी खासी अपनी नींद पूरी की और सुबह 9-10 बजे वहाँ से मैं चला हूँ। और अभी जो है इंशाल्लाह यहाँ से सफ़र का आगाज़ करते हैं। और मैं इस व्लॉग में ना सिर्फ आपको वादी नीलम के बारे में बताऊँगा बल्कि अगर आप स्वात, नारायण कगान, गिलगित, करदू, चतराल किसी भी जगह पे ईद उल फितर पे जाने का प्रोग्राम बना रहे हैं नॉर्दर्न एरियाज़ में तो मैं इंशाल्लाह उस हवाले से भी रास्ते में आपको गाइड करता चलूँगा। तो चले आएँ यहाँ से सफ़र का आगाज़ करते हैं। चलें जी सफ़र शुरू करते हैं। ये है जी इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर का गांव तितवाल जो मैंने अभी आपको दिखाया है। अल्लाह ताला का नाम लेकर सफ़र को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुबहानल्लज़ी सख़्खर लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़ालिबून। अल्लाह पाक जी हमारा जो आज का सफ़र है वो खैर खैरियत से मुकम्मल हो जाए और एक अच्छा सा व्लॉग बन जाए इंशाल्लाह। रोड काफ़ी हद तक जो है वो बेहतरीन हालत में है। शारदा के करीब तक जो है रोड कारपेटेड बना हुआ है। आगे तकरीबन समझ लें कोई 25 किलोमीटर या 30 किलोमीटर का रोड जो है वो कच्चा है, लेकिन हर किस्म की गाड़ी आपकी केल तक जा सकती है। वादी नीलम को अगर मैं दो हिस्सों में तकसीम करूं, मतलब जिस जगह पे अभी मैं ट्रैवल कर रहा हूं ये लोअर नीलम है और फिर आगे केरन से आगे या शारदा से आगे वाला जो हिस्सा है उसको अपर नीलम कहते हैं। तो आजकल आपको लोअर नीलम के अंदर जो है वो बहार के रंग नज़र आएंगे। ये देखें जी दरख्तों पे पत्ते निकलना शुरू हो गए हैं, घास जो है वो उगना शुरू हो गई है। अगले आने वाले 15-20 दिन के अंदर ये जगह बिल्कुल सरसब्ज़ होगी और बड़ी बेहतरीन लुक आती है यहाँ पे। और जो अपर नीलम है मतलब शारदा, केल और उससे अगले इलाके वहाँ पे आपको स्नो देखने को मिलेगी। मतलब ये है कि एक ही जगह पे आपको दो मुख्तलिफ़ किस्म के नज़ारे मिल जाएंगे। एक और बात कि जो जितनी झीलें हैं वादी नीलम की आजकल या जितने हाईएस्ट पॉइंट हैं जैसे बबून टॉप है या शाउंटर वैली है वो सारे जगह आजकल बंद हैं क्योंकि ऊपर वाले हिस्सों पे स्नो पड़ी हुई है, जीप का रास्ता भी बंद है। तो आजकल आप वादी नीलम में जो है वो सिर्फ रोड ट्रिप कर सकते हैं या अड़ंगकेल जा सकते हैं। ताओबट का रास्ता मेरे ख्याल से अभी तक खुला नहीं। बहरहाल मैं केल पहुंच के वो आपको अपडेट कर सकूंगा कि ताओबट का रास्ता जो है वो खुला है या नहीं। तो ये सूरत हाल है वादी नीलम की। जो पॉइंट खुले हुए वो रास्ते में इंशाल्लाह मैं आपको गाइड करता जाऊँगा साथ साथ। यहाँ पे जी कभी हल्की बूंदाबांदी शुरू हो जाती है और कभी धूप निकल आती है। बहरहाल वादी नीलम का तो आप देख रहे हैं किस तरह का मौसम है। इंशाल्लाह कल से मतलब कल 29 मार्च हो जाएगी। 29 मार्च से मौसम यहाँ पे बिल्कुल साफ़ है। बाकी एरियाज़ के बारे में बताता चलूँ कि अगर आप नारायण कगान का प्लान बना रहे हैं तो नारायण तो मुकम्मल तौर पे बंद है। कगान वैली में आप शुगरा, सिरीपाए और 2-3 और जगह हैं जिसमें
शारान फॉरेस्ट है, वहाँ तक जा सकते हैं। आपको वहाँ पे मिली जुली जो है वो सूरत हाल मिलेगी, थोड़ी बहुत स्नो और थोड़ी बहुत आपको जो है वो हरियाली भी मिल सकती है। सबसे बेस्ट जगह आजकल एक जाने की वो है स्कर्दू और हुमज़ा, क्योंकि आजकल वहाँ पे ब्लॉसम का सीज़न है, दरख्तों पे नए पत्ते और फूल खिल रहे हैं। और इस तरह का सीज़न जो ब्लॉसम का है पूरे पाकिस्तान में शायद स्कर्दू और हुमज़ा के अलावा कहीं भी नहीं होता, बड़े कमाल का। लेकिन उसके लिए आपको कम से कम 7-8 दिन चाहिए होते हैं। आबशारों पे पानी भी जो है वो आना शुरू हो गया, इवन अभी मार्च है तो अप्रैल मई तक तो इन आबशारों के अंदर अच्छा खासा पानी आ जाता है। तो बता रहा था स्कर्दू हुमज़ा में ब्लॉसम का सीज़न चल रहा है और बड़े कमाल का। इसके अलावा चित्राल में आप जा सकते हैं। चित्राल सिटी से तकरीबन 80 किलोमीटर आगे बूनी है। बूनी के काकलिशत मेडोज़ और एक स्पिशन मेडोज़ हैं, वहाँ पे आपको हरियाली देखने को मिलेगी। और उन मेडोज़ को, बूनी को और काकलिशत मेडोज़ को विज़िट करने का बेहतरीन टाइम मार्च और अप्रैल ही होता है। इसके अलावा आगे आप शंदूर टॉप तक जा सकते हैं। स्वात के इलाके भी काफ़ी हद तक खुले हुए हैं, जैसे आप मालम जब्बा जा सकते हैं, महोंडेड झील जा सकते हैं, अतरोड़ वैली वाली साइड पे जा सकते हैं। ज़्यादातर जो वैसे टूरिस्ट पॉइंट है ना जो फेमस हैं, जैसे बाबूसर टॉप है या बहुत सारी झीलें हैं, सैफुल मलूक झील है या वादी नीलम की झीलें हैं, वो ज़्यादातर बंद हैं। क्यों बंद हैं? स्नो की वजह से रास्ते बंद हैं और झीलें भी अभी तक जमी हुई हैं। ये आ गया जी कुंडल शाही, ये भी काफ़ी बड़ा बाज़ार है और यहाँ पे टूरिस्ट पॉइंट भी हैं। चले मैं एक टूरिस्ट पॉइंट आपको यहाँ पे दिखाता भी हूँ, क्या याद करेंगे आप लोग। वैसे तो मैंने यहाँ से दाएं साइड पे मुड़ जाना है आगे जाने के लिए, लेकिन एक पॉइंट जो यहाँ पे नज़दीक है वो मैं आपको दिखाता हूँ और एक बड़ी इंशाल्लाह अहम मालूमात भी देता हूँ आपको वहाँ पे पहुँच के। मैंने जाना इस साइड पे आगे, मेन जो वादी नीलम का रोड है वो ये दाईं साइड पे है। मैं ये एक बाईं साइड वाले रोड पे जा रहा हूँ और एक आपको चीज़ दिखाता हूँ जो यहाँ से तकरीबन 4-4.5 किलोमीटर के फासले पे है। ले जी, एक वाटरफॉल मैं आपको दिखाने के लिए लेके आया हूँ इधर। ये जी, ये आ गई वाटरफॉल, ये देखें जी, माशाल्लाह कितनी खूबसूरत है। ये बेसिकली पीछे से जागरा दरिया आ रहा है, तो ये एकदम से यहाँ से आके नीचे गिरता है और बड़ी खूबसूरत वाटरफॉल बनती है। जैसे जैसे वक्त गुजरेगा, आगे अप्रैल और मई का टाइम आएगा तो ये इसके पानी में बहुत ज़्यादा इजाफा हो जाता है और इतनी ज़बरदस्त जो है वो आबशार बनती है कि क्या मैं आपको बताऊँ। और थोड़ा सा मैं आगे जाके एक बात बता रहा हूँ आपको और फिर वापस चलते हैं कि अगर आप वादी नीलम में आके कहते हैं कि जी हमने कहीं पे घूमना फिरना नहीं, हम एक जगह पे स्टे करें और 1-2 दिन एंजॉय करें और वापस अपने घरों को चले जाएं, तो यहाँ से आगे 14-15 किलोमीटर के फासले पे जागरा वैली है, वहाँ तक आप जाएं। वो रोड आजकल भी मुकम्मल तौर पे खुला हुआ है, कारपेट रोड, पक्का रोड है और आपको होटल्स भी मिल जाएंगे। होटल तो यहाँ से आगे 3-4 किलोमीटर के फासले पे कुट्टन गाँव है, वहाँ पे भी बेशुमार होटल्स हैं। और आगे जब आप जागरा वैली में एंड वाले गाँव शाल तक जाएंगे तो शाल में भी 2-3 आपको होटल्स मिल जाएंगे। आप वहाँ पे हल्की फुल्की वो हाइकिंग कर सकते हैं, कुकिंग कर सकते हैं, बड़ा बेहतरीन आगे निज़ाम है। तो अगर आपने स्टे करना है, कहीं ज़्यादा घूमना फिरना नहीं, तो जागरा वैली आजकल एक बेस्ट पॉइंट है आपके पास विज़िट करने का। मैं अपने पिछले टूर्स के कुछ जागरा वैली के सीन्स ऐड कर देता हूँ, आप वो देखें। और मैं बस यहाँ से बाइक जो है मोड़ने लगा हूँ और फिर आगे आपको वादी नीलम का टूर करवाते हैं जी, ताकि आप ईद पे आसानी से आ सकें। अभी छोटा सा वक्फ़ा लिया था नमाज जुम्मा की, नमाज की अदायगी के लिए, और ये जो जगह है ये बाटा नाम से है, बाटा मोहल्ला लिखा हुआ था। और इससे आगे मेन सिटी आ रहा है जी 8 मकाम। एक बात ये भी बताता चलूँ कि मैंने पिछले साल
मई के एंड पे, मई 2024 में मुजफ्फराबाद से लेके वादी नीलम के एंड वाले पॉइंट ताऊबाट तक एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन वाला व्लॉग बनाया था 40-45 मिनट का। और अल्हम्दुलिल्लाह वो ना सिर्फ लाखों लोगों ने देखा बल्कि बहुत सारे लोगों ने उससे हेल्प भी ली और अपने टूर को प्लान भी किया। तो अगर आप पहली दफ़ा वादी नीलम आ रहे हैं, तो चाहे बाइक पे आ रहे हैं या अपनी गाड़ी पे आ रहे हैं, तो आप मेरा वो व्लॉग भी इस व्लॉग के साथ देख सकते हैं। एक तो ये मैं लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन देने के लिए ये व्लॉग बना रहा हूँ ना, तो वो व्लॉग मेरा पूरी वादी नीलम के हर टूरिस्ट पॉइंट के बारे में है। आप कहाँ पे कैसे जा सकते हैं, कितना वक्त लगेगा, कहाँ कहाँ पे स्टे कर सकते हैं, खाने पीने के हवाले से, जीप्स के हवाले से, लोकल ट्रांसपोर्ट पे अगर आपने आना है तो उस हवाले से मुकम्मल मैंने एक व्लॉग बनाया था। आप वो भी देख सकते हैं। मैं इसी व्लॉग की डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दे दूँगा और आप इस व्लॉग की मदद से जो अभी बना रहा हूँ आज लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन भी हासिल कर सकते हैं। तो अपने सफ़र को आगे कंटिन्यू करते हैं जी। वो देखें जी, ऊपर जो पहाड़ों की चोटियाँ हैं वहाँ पे ताज़ी ताज़ी कल रात बर्फ़ पड़ी है। वो देखें सामने, शायद जब हम केल पहुँचे तो वहाँ पे भी हमें बर्फ़ देखने को मिलेगी, नीचे वाले पहाड़ों पर भी इंशाल्लाह। लें जी, केरन सेक्टर हम पहुँच आए हैं, केरन वैली में। ये दाएं साइड पे ये जो आपको नज़र आ रहा है ये इंडिया के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर के एरियाज़ हैं। ये सामने ये तो हमारा वाला है ना, वेलकम टू केरन वैली। ये होटल भी हमारा है, लेकिन वो जो आपको थोड़े से फासले पे बिल्डिंग नज़र आ रही हैं दरिया के दूसरी तरफ, और वहाँ पे फुटबॉल और क्रिकेट लोग खेल रहे हैं, वो सारा इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर है। ये यहाँ से 1 किलोमीटर के फासले पे केरन का मेन बाज़ार और होटल्स वगैरह वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। एक दफ़ा जी मैं मुड़ के वापस आया हूँ दोबारा से। मैंने कहा आपको ना मज़ीद करीब से दिखाते हैं इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर। ये मेन रोड है और थोड़ा सा मैं नीचे आ गया हूँ। ये सारे होटल्स हैं जो कि हमारे कश्मीर वाली साइड पे हैं, मतलब जिसको हम आज़ाद कश्मीर बोलते हैं। ये घर जो है ना, ये सारे वो आपको टावर लगा नज़र आ रहा है, या ये जो बर्फ़पोश पहाड़ आपको नज़र आ रहे हैं, ये सारे इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर हैं। और ये आपको जो ऊपर घर नज़र आ रहे हैं वो सामने, वो सारा कुछ ये देखे, 1 मिनट जी थोड़ा सा आगे जा लूँ, वो सामने आपको घर नज़र आ रहे हैं ना टॉप पे, ये इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर है। जबकि हमारा कश्मीर जो है आज़ाद कश्मीर, वो ये है सारा। बहुत सारे लोग मुझे मेरी इस बात पे गुस्सा भी कर जाते हैं। अगर मैं कश्मीर का नाम लूँ तो वो कहते हैं आज़ाद कश्मीर बोलो, आज़ाद कश्मीर का नाम लूँ तो वो कहते हैं आज़ाद जम्मू कश्मीर बोलो, आज़ाद जम्मू कश्मीर बोलूँ तो वो पता नहीं क्या आगे से कहते हैं। मतलब सारे लोग जो हैं आप उनको ना खुश कर सकते हैं ना मुतमिन कर सकते हैं। ये देखें जी, ये है हमारी वाली साइड, ये आपको आज़ाद कश्मीर का झंडा और पाकिस्तान का बड़ा सा झंडा लगा हुआ नज़र आ रहा है, जबकि उनका भी इधर झंडा कहीं पे वो लगा हुआ है, जो उनका झंडा वो सामने। ये दरिया है जी बीच में सारा। मैं थोड़ा सा ऊपर जाके आपको दिखाता हूँ। ये देखें जी, ये आज़ाद कश्मीर और पाकिस्तान के झंडे लहरा रहे हैं। ये रिसेंटली मोनूमेंट बना है, मेरे ख्याल से कोई 3-4 महीने हुए हैं। लास्ट टाइम मैं जब आया था तकरीबन नवंबर या अक्टूबर में, तब नहीं था ये वाला मोनूमेंट। और ये है जी सामने इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर सारा। ये दरिया नीलम बह रहा है सारा, ये सारे इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर के घर हैं। वहाँ पे उनका भी झंडा है, हवा की वजह से लहरा तो रहा है लेकिन सही नज़र नहीं आ रहा। पहले मैं हमेशा वहाँ से दिखाता था ये वाला केरन सेक्टर, थोड़ा आगे जाके, क्योंकि ये सारे होटल्स हैं। वो ऊपर हमारा अपर नीलम गांव है जो मेन टूरिस्ट विलेज है। वहाँ पे सैकड़ों की तादाद में सामने होटल्स हैं। वहाँ पे पहली जब लोग यहाँ पे वादी नीलम में आते हैं तो पहली नाइट अमूमन अपर नीलम में या ये नीचे केरन में स्टे करते हैं। अपर नीलम में गांव में अगर आप स्टे करेंगे तो ये आपको सारा बॉर्डर जो है वो नज़र आएगा। रात को यहाँ पे इंडियन वाली साइड पे लाइट्स भी ऑन होती हैं तो बड़ा मज़े का सीन निकलता है। जी मैं वापस मेन रोड पे आ गया हूँ। ये मैं आपको सारा सेक्टर दिखा रहा था और जिस अपर नीलम गांव के बारे में बात कर रहा था ऊपर, उसका रास्ता ये जा रहा है। 1.5 किलोमीटर का ये रोड है, कारपेट रोड है। आपकी हर किस्म की गाड़ी जा सकती है ऊपर।
और वो सामने आपको गारों और होटल्स नज़र आ रहे हैं। बल्कि ये सामने तो जो कुछ आपको पहाड़ की एज पे नज़र आ रहे हैं ना, ये सारे होटल्स हैं ऊपर। और केरन के जो होटल्स हैं वो ये हैं सारे, और थोड़े से पीछे भी हैं बाज़ार के अंदर। तो ये दूसरी साइड वाला बॉर्डर है, सॉरी कश्मीर है एक ही कश्मीर, बस इस दरिया की वजह से, दरिया नीलम की वजह से और दो मुल्कों की वजह से कश्मीर दो हिस्सों में बटा हुआ है। यहाँ पे आप जहाँ पे मर्ज़ी स्टे करें। बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं जी कोई जगह रिकमेंड कर दें, तो मैं रिकमेंड इसलिए नहीं करता कि मैं रिकमेंड कर दूं, आपको पसंद ना आए तो वो फिर अच्छी बात नहीं है। तो आप खुद यहाँ पे आएँ और अपनी मर्ज़ी से होटल देख के पसंद करके स्टे करें। ये आ गया जी लवात पाइन। मुझे ये एरिया बड़ा खूबसूरत लगता है, स्पेशली जब मौसम गर्मा के अंदर ये हर तरफ हरियाली होती है ना। अभी तो दरख्त जो हैं वो बेचारे मुकम्मल तौर पे नंगे हैं, पत्तों के बगैर हैं। तो बड़ी मज़े की जो है ये जगह है लवात पाइन। एक लवात बाला भी गाँव है जो कि पतलियाँ झील के रास्ते में आता है, उसका रास्ता थोड़ा आगे से निकलता है। ये लवात पाइन है। ये जी नाला आ रहा है ऊपर से, बरसाती नाला पानी वाला। ये सड़क की दूसरी साइड पे मुझे वो सामने एक आबशार नज़र आई है गिरती हुई, तो मैं रुक गया हूँ। मैंने कहा आपके लिए भी कैप्चर करूँ और ख़ुद भी देखूँ, क्योंकि ये अब धूप लग रही है तो धूप की वजह से ऊपर जो स्नो है पहाड़ों पे वो पिघल के तो आबशारों और चश्मों की सूरत में पानी जो है ये दरिया नीलम के साथ शामिल हो रहा है। बड़ा ही खूबसूरत सीन है जी। ये आ गया जी दुआरियाँ। यहाँ से ऊपर बाईं साइड पे ये जो रास्ता ऊपर जा रहा है ये रत्ती गली झील को जाता है, और यहाँ से ही आप पतलियाँ झील भी जा सकते हैं। पीछे भी थोड़ा सा रास्ता है, लेकिन ये याद रखिएगा जून तक ये सारी झीलें बंद हैं वादी नीलम की, चाहे पतलियाँ झील है, रत्ती गली है या किटा है या आपकी कोई भी झील है, हंसराज है या सराल लेक है। ये सारी झीलें जो हैं वो बंद हैं जून तक। जून में जाके ये खुलती हैं। और मैंने बहरहाल नवंबर के अंदर रत्ती गली का एडवेंचर किया था। तो वादी नीलम के मेरे जो 20 चक्कर हैं पूरी ज़िंदगी के, 20-21 दफ़ा मैं आ चुका हूँ यहाँ पे। और उनमें मैंने सबसे बड़ा एडवेंचर नवंबर 2024 में किया था, जब मैं बर्फ़ के अंदर रत्ती गली झील पे गया था और शाम 6 बजे मैं पहुँचा था वहाँ पे, जब सूरज तकरीबन गरूब हो गया हुआ था। तो वो भी अगर आप मेरा एडवेंचर देखना चाहते हैं, मेरे चैनल पे वीडियो मौजूद है, रत्ती गली झील इन स्नो। अच्छा जी, वो लोग जो वादी नीलम कभी भी नहीं आए या जिनको वादी नीलम के इस एरिया का नहीं अंदाज़ा, उनको ये मैं बताता चलूँ, क्योंकि मैं ब्लॉग में बता रहा हूँ कि दाईं साइड पे जो है वो इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर है। तो ऐसा नहीं है कि हर जगह पे ही जो इंडियन आर्मी बैठी हुई है। अब ये वाले जो गांव है दाईं साइड पे, ये पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम आते हैं। मतलब कुछ जगहों पे दाईं साइड पे इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर है, और ज़्यादातर जो जगह हैं वो पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम हैं। ये देखें जी, इधर से ऊपर से पानी आ रहा है। भाई आप अगर बाइक पे आते हैं तो आपने देखभाल के जो है बाइक चलाना है। मुझे तो इन रास्तों का आइडिया है, मैं काफ़ी दफ़ा आया हूँ हर किस्म के वेदर में, बारिश में और धुंध में और धूप में, हर तरह से मैंने बाइक चलाया हुआ। तो मुझे अंदाज़ा है आप लोग अगर आते हैं बाइक पे फर्स्ट टाइम आते हैं तो आपने बड़े एहतियात के साथ जो है ड्राइव करना है। तो मैं बॉर्डर के बारे में बता रहा था कि कुछ जगहों पे जैसे वो चिल्हाना पे था और फिर केरन में, और इसी तरह एक दो और जगहों पे जो है वो बॉर्डर जो है हम शेयर करते हैं, जो सामने नज़र आ रहा होता है। बाकी जो है ज़्यादातर जगहों पे जो है वो पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर है, उसका इलाका है। ये जी चांगन बाज़ार है, छोटा सा बाज़ार है। लोग जो हैं वो बाहर बैठ के तो जो हैं धूप को एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि काफ़ी ठंड है यहाँ पे।
और धूप अच्छी लगती है, मज़े की लगती है। अच्छा जी, ये गांव है जी दो दनियाल। यहाँ पे थोड़ी सी आगे लैंडस्लाइड हुई है जिसकी वजह से आर्जी तौर पे रास्ता बंद है। मशीनरी लगी हुई है, लेकिन बाइक्स और छोटी गाड़ियों के लिए आसानी ये है कि हम ये ब्रिज से एंटर होंगे गांव में दो दनियाल में, और वो आगे से निकल जाएंगे। अल्लाह का शुक्र है जी, टाइम वेस्ट होने से मेरा बच गया। इस गांव में मैं पहले भी एक दफ़ा आया हूँ, चाय पी थी एक दफ़ा मैंने रुक के दो दनियाल में, और एक दो दफ़ा मैंने खाना भी खाया हुआ है। पिछले साल जब मैं आया था तो यहाँ तक कारपेट रोड बनी हुई थी दो दनियाल तक। तो ये मैं गांव के अंदर आ गया हूँ, अभी बाहर निकलते हैं। ये देखें जी, वहाँ पे वो देखें, वो हुई है लैंडस्लाइड वो सामने। भाईजान मैंने बाहर निकलना है, इधर से रास्ता जा रहा है। ये जी दो दनियाल गांव के अंदर का छोटा सा बाज़ार है। चलें, इत्तेफाकन आपको ये गांव के अंदर का बाज़ार भी देखने को मिल गया है, वरना तो मेन रोड से जा रहा था। लैंडस्लाइड कर देंगे क्लियर इंशाल्लाह आधे घंटे 40 मिनट में, या मैक्सिमम 1 घंटे में। मशीनरी पहुंच आई हुई है। असल में बारिश हुई है ना 2-3 दिन, उस वजह से शायद कोई थोड़ा बहुत हो गया होगा। मुझे लगता है इधर से बाहर निकलना है। हाँ जी, बाहर ही रास्ता जाएगा। हाँ जी, यही रास्ता है बाहर जाने का। ये जी उस पुल से मैं एंटर हुआ हूँ और इस पुल से बाहर निकल जाएंगे मेरे ख्याल से इधर ही बिल्कुल। हाँ, ये बिल्कुल सामने लैंडस्लाइड हुई है ये वाली। ये देखें जी, ये लैंडस्लाइड हुई है यहाँ पे ज़बरदस्त किस्म की। ये घंटा तो नहीं, घंटे से ज़्यादा ही लग जाएगा मेरे ख्याल से, क्योंकि बड़े पत्थर आए हुए हैं, मशीनरी आई हुई है। लेकिन पहले ब्लास्टिंग करके पत्थरों को तोड़ेंगे मेरे ख्याल से, और फिर इनको नीचे दरिया में फेंकेंगे। तो ये इस साइड वालों के लिए तो है, छोटी मोटी गाड़ियाँ गुज़र रही हैं, लेकिन जो बड़ी गाड़ियाँ हैं इस साइड पे भी रुकी हुई हैं। ये देखें जी, ये रुकी हुई हैं इस साइड वाली, और उस साइड से मैंने आपको दिखाया है ये लैंडस्लाइड है जी। बड़े पत्थरों को तोड़ने लगे हैं ताकि उनको आसानी के साथ नीचे गिरा के तो रास्ते को क्लियर किया जा सके। क्या काम चलाता है बस एक ही आसान हो गया जी, लास्ट हो गया। अभी जी टाइम लगेगा, बहरहाल मैं निकलता हूँ यहाँ से। अब देखते हैं, पहले ये भी देखना है कि आगे कितने फासले तक जो है कारपेट रोड है और आगे कहाँ तक रोड खराब है। हो सुबहान अल्लाह, माशाल्लाह, क्या यार सफ़ेद चादर है मज़े की। मेरे ख्याल से ये कल रात को जो स्नोफॉल हुई है ना ऊंचे पहाड़ों पे, उसने मुकम्मल तौर पे पहाड़ों को जो है ना ढका हुआ है, जो पिछले पहाड़ है। मज़ा आ गया, यकीन करें। ऐसे सीन बहुत कम मिलते हैं कि नीचे दरिया है, ऊपर थोड़े से हरियाली वाले पहाड़ हैं दरख्तों वाले, और उसके पीछे जो है सफ़ेद चादर है। सुभान अल्लाह जी, क्या ही बात है। दो दनियाल से आगे मैं तकरीबन 5 किलोमीटर आ गया हूँ, अभी तक तो कारपेट रोड ही जा रही है। तो काफ़ी हद तक आसान हो गया जी अब वादी नीलम में ट्रैवल करना, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता रोड बनता जा रहा है। उम्मीद है जो थोड़ा बहुत रह गया है वो इस साल मौसम गर्मा में वो भी मुकम्मल कर देंगे। क्या यार मज़े का सीन है। काश मैं यहाँ पे ड्रोन उड़ा सकता। ड्रोन की बहुत सारी पाबंदियाँ हैं वादी नीलम में, क्योंकि जगह जगह पे सिक्योरिटी अदारे हैं और बॉर्डर का एरिया है, तो परमिशन बिल्कुल भी नहीं होती। अल्लाह अकबर।
ये है जी हवाजा सरी। रास्ते में काफ़ी गाँव आते हैं, अगर तो मैं हर गाँव को दिखाने लग जाऊँ तो व्लॉग फिर बहुत लंबा हो जाता है और बीच में से कुछ लोग इस बात का बुरा महसूस कर जाते हैं और बहुत बुरा महसूस करते हैं, भाई तुम्हारा व्लॉग इतना लंबा क्यों होता है। भाई ट्रैवल नामा है, सफ़रनामा है, तो सफ़रनामा तो लंबा हो गई, ये तो नहीं बस स्टार्ट किया और 2 सीन दिखा के ख़त्म कर दिया। तो ये हवाजा सरी है और यहाँ तक भी कारपेट रोड बन चुका है। अब आगे मेन एक आ रहा है जी शारदा टूरिस्ट विलेज, देखते हैं वहाँ तक क्या सूरत हाल है। लें जी, हम शारदा पहुँच आए हैं और यहाँ तक तो कारपेट रोड ही है। और यकीन करें मौसम गर्मा में जून जुलाई में जब यहाँ पे बारिश होती है और ये सारी जगह हरी भरी होती है तो इतना शानदार व्यू निकलता है कि वो मैं बोलूँ कि अनबयानेबल है, कि मैं अल्फाज में बयान नहीं कर सकता, इतना खूबसूरत है। तो ये शारदा का बाज़ार शुरू हो जाता है। शारदा की जो होटलिंग है ये बाज़ार गुज़र के आगे आती है और इधर गांव के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा होटलिंग है। तो यहाँ से ये शारदा का बाज़ार शुरू हो जाता है जी। शारदा के इर्द गिर्द जो पहाड़ हैं उनके ऊपर चारों तरफ जी बर्फ़ है जो ताज़ी ताज़ी पड़ी है, जबकि नीचे से बाज़ार से और गांव से जो है बर्फ़ ख़त्म हो चुकी है। ये जी शारदा गांव के अंदर जाने के लिए रिसेंटली ये एक नया ब्रिज बना है जिसको भी खोला नहीं गया गाड़ियों के लिए, जबकि पब्लिक पैदल आ जा रही है। ये पुराना पुल है और जो शारदा की होटलिंग है वो सामने है जी। ज़्यादातर होटल्स इधर हैं, मतलब ये एक समझ लें टूरिस्ट के लिए होटल्स का विलेज है छोटा सा, और गांव के अंदर भी आपको काफ़ी ज़्यादा होटल्स मिल जाएंगे। ये हैं जी यहाँ के होटल्स वगैरह। अगर आप वादी नीलम में आके सुकून करना चाहते हैं तो मैंने पहले भी उसके लिए एक जगह बताई थी, कुंडल शाही से आप जागरा वैली चले जाएं। और दूसरी जगह ये है जी शारदा से वो ऊपर आपको रोड जाता नज़र आ रहा है, ये आगे जाता तो नूरी टाप और फिर नारान वाली साइड पे चला जाता है। लेकिन आप यहाँ से कोई 6-7 किलोमीटर के फासले पे सुरगन गांव है, वहाँ तक जा सकते हैं। अपनी गाड़ी पे कारपेट रोड है और इन्जॉय करने के लिए, सुकून करने के लिए बेहतरीन जगह है। यहाँ पे अभी भी जी बर्फ़ मौजूद है, ये देखें आपको नज़र आ रही है, जो अभी तक मेल्ट नहीं हुई। देखते हैं यहाँ पे एंट्री करवानी है या नहीं। यहाँ पे तो आग जला के बैठे हैं, काफ़ी ठंड है जी यहाँ पे। एंट्री करवानी है जी, एंट्री करवानी है जी, ठीक है शुक्रिया। पहले जी यहाँ पे एंट्री होती थी, अब नहीं होती। ये ऊपर जो रोड जा रहा है ना, ये सूरगन की तरफ जा रहा है। ये जी इस वक्त मैं केल सीरी पहुँच आया हूँ। इधर से केल तकरीबन 7-8 किलोमीटर रह गया। ये काफ़ी बड़ा ग्लेशियर आया हुआ था ऊपर से और अभी तक काफ़ी ज़्यादा बर्फ़ जो है वो नीचे जमी हुई है, पिघली नहीं अभी तक। इस दफ़ा तो कहते हैं कि केल के मुकाम पे दरिया नीलम भी जम गया हुआ था। और ये केल सीरी की सबसे मशहूर और बारिशों के अंदर ख़तरनाक जो है ये वाटर क्रॉसिंग है, ऊपर से पानी आता है। यहाँ पे जून जुलाई के अंदर आम दिनों में भी बहुत शदीद किस्म का पानी होता है और बाज़ औक़ात तो बारिशें हो रही हों तो मज़ीद पानी आता है, तो फिर गाड़ियों के गुज़रने के लिए भी काफ़ी मसला होता है। यहाँ पे ब्रिज बना रहे हैं यहाँ पे, लेकिन अभी काफ़ी टाइम लगेगा। ये ब्रिज के जो है पिलर्स और उसके जो साइड की दीवारें हैं वो बना के रखी हुई हैं इन्होंने। अब देखें कब ये कंप्लीट होता है। अभी तक तो मुझे कोई ख़ास ख़राब रोड नहीं मिला 1-2 किलोमीटर के अलावा। आगे देखें फिर रोड बना हुआ है। मेरे ख्याल से मैं बस आगे थोड़ा सा जाके देख लेता हूँ, फिर मैं केल पहुँच के अपडेट करूँगा। मेरे ख्याल से केल तक अब रोड ओके है। ये है जी वो वाला पैच जो मैं आपको बता रहा था, थोड़ा सा ख़राब है, अभी बना नहीं हुआ। और यहाँ पे अक्सर लैंडस्लाइड भी हो जाती है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह लैंडस्लाइड यही है कि बाज़ औक़ात 2-4 घंटे लग जाते हैं क्लियर करते हुए, लेकिन ये नहीं है कि लंबे अरसे के लिए नहीं रोड बंद होता। बहुत कम है कि एक दिन के लिए भी बंद हो। ये थोड़ा चूँकि
वो ऐसा रास्ता है कि लैंडस्लाइड किसी भी वक्त हो सकती है, तो इस वजह से यहाँ पे पास ही मशीनरी भी मौजूद होती है ताकि फ़ौरन रास्ते को क्लियर किया जा सके। ये जी जो 2-3 दिन बारिशें हुई हैं ना यहाँ पे, उसकी वजह से ये थोड़ी सी मतलब रोड ख़राब हो गई है, कीचड़ जो है वो बना हुआ है। लेकिन इंशाल्लाह कल मुकम्मल तौर पे मौसम साफ़ है, तो धूप लगने से इंशाल्लाह ये कीचड़ जो है ये सूख जाएगा और ये जो नीचे क्रीम बनी हुई है मिट्टी की, ये क्लियर हो जाएगी। लेकिन आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि गाड़ी जो है वो गुज़र ही जाती है, कोई मसला नहीं होता। ना तो इतना कीचड़ है कि गाड़ी का टायर फंसे, ना स्लिप होने वाला है। बस आराम से जैसे मेरा बाइक गुज़र है इसी तरीके से गाड़ी भी गुज़र आएगी। लेकिन जी मैं केल एंटर हो गया हूँ। केल के अंदर भी कारपेट रोड बना दिया हुआ है उन्होंने। बस केल सीरी से लेके इधर तक कुछ 6-7 किलोमीटर ना रोड ख़राब है और बारिश की वजह से कीचड़ काफ़ी ज़्यादा हो गया था। तो उम्मीद है इंशाल्लाह 1-2 दिन में, अगले 1-2 दिन में धूप लगने वाली है, तो उससे जो वो रास्ता है वो ठीक हो जाएगा। केल में काफ़ी बर्फ़ पड़ी हुई है जी, ये देखिए पहाड़ों पे, चोटियों पे। इंशाल्लाह अगले व्लॉग में आपको अड़ंग केल भी दिखाएंगे अल्लाह ने चाहा तो। अड़ंग केल में कहते हैं काफ़ी बर्फ़ है अभी ऊपर। लेकिन जी केल पहुंच के मैंने आर्मी चेक पोस्ट पे एंट्री करवा दी है। केल का बाज़ार है जी, काफ़ी आगे तक बड़ा बाज़ार है। मैं यहाँ से टर्न ले लूँगा और अपने होटल की तरफ चलूँगा। होटल के बारे में भी आपको बताता हूँ। और केल इंशाल्लाह मैं आपको अगले व्लॉग में अड़ंग केल के साथ डिटेल में दिखाऊँगा, केल बाज़ार और केल का गाँव जो है वो, क्योंकि ये व्लॉग फिर बहुत लंबा हो जाएगा। और अभी बस होटल में पहुँचता हूँ, होटल का एक क्लिप ऐड करेंगे और फिर अफ्तारी का क्लिप ऐड करके तो इंशाल्लाह इस व्लॉग को एंड कर देते हैं। वो जी सामने होटल में स्टे करेंगे इंशाल्लाह, क्लेज रिज़ॉर्ट के अंदर। यहाँ पे पार्किंग्स भी अवेलेबल हैं कि अगर आप अपनी गाड़ी पार्क करके कहीं पे जाना चाहें तो वो भी कोई मसला नहीं। चलें जी अड़ंग केल के व्यू के सामने अफ्तारी करते हैं। हमारे पास फ्रूट चाट है, समोसे हैं, खजूर, जलेबी, पानी और फ्रूट है। और ये सामने जी ऊपर अड़ंग केल है, ताज़ी रात को स्नोफॉल हुई है। और ये पीछे दरिया नीलम बह रहा है और इस वक्त अजानों की आवाज़ें जो हैं पहाड़ों में गूंज रही हैं। तो बस अभी अफ्तार करते हैं और फिर मैं अफ्तार के फ़ौरन बाद इस व्लॉग को इंशाल्लाह एंड करता हूँ। अच्छा जी अफ्तारी हो गई है बड़ी मज़े की, बड़ा मज़ा आया। फ्रूट चाट मिल गई है क्योंकि मुझे फ्रूट चाट ही सबसे ज़्यादा पसंद है। तो अभी जो है मैं इस व्लॉग को यहाँ पे एंड करता हूँ। होटल के बारे में मालूमात इंशाल्लाह अगले व्लॉग में, और अड़ंग केल के बारे में भी मालूमात और अड़ंग केल का विज़िट इंशाल्लाह मैं आपको अगले व्लॉग में करवाऊँगा। अभी मैंने टार्च ऑन की हुई है, इस वजह से इतनी लाइट आपको नज़र आ रही है, वरना तो अंधेरा फैलना शुरू हो गया क्योंकि मगरिब की अज़ानें हो गई हैं। उम्मीद है आपको मेरा आज का ये सफ़रनामा पसंद आया होगा। अगर आप ईद पे आना चाह रहे हैं या ईद के बाद कभी भी आना चाह रहे हैं तो ये आपको व्लॉग बड़ा हेल्प करेगा। रास्ता ओवरऑल ठीक है, बस बीच में तकरीबन केल सिटी से केल तक 7-8 किलोमीटर का रास्ता थोड़ा ख़राब है। केल में बर्फ़ पड़ी हुई है लेकिन अगले 2-3 दिन में सूरज लगने से ये पिघल जाएगी। और बाकी यहाँ पे होटल्स वगैरह खुले हुए हैं, रास्ते खुले हुए हैं। तौबाट जो है उसका भी रास्ता खुला हुआ है। उम्मीद है 3-4-5 दिन तक गाड़ियाँ आना जाना शुरू हो जाएंगी। आज तो नहीं गाड़ियाँ जा रही, लेकिन 3-4-5 दिनों में गाड़ियाँ आना जाना शुरू हो जाएंगी। तो बाकी इसके अलावा मज़ीद अगर आपके ज़हन में कोई सवाल हो तो मेरे YouTube चैनल पे मेरे इंस्टाग्राम का जो है वो बटन मौजूद है, वहाँ पे क्लिक करके मुझे मैसेज कर लें। तो कोई भी बात है आप पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आपको ज़रूर रिस्पांस करूँगा। अगले व्लॉग में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।